के ऊपर कि कैसे एनसीपी, कांग्रेस की और शिवसेना की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और फिर भी ये साथ में एक अलायंस बना रहे हैं। तो क्या तुक बनता है ये अलायंस बनाने का? शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स, उससे कांग्रेस के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते। तो ये अलायंस कैसे टिकेगी? ये तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी यहां पर। और ये भी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है यहां पर कि सत्ता में आने के लिए ये पार्टीज कुछ भी कर सकती हैं। मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए, एज लॉन्ग एज ये सरकार स्टेबल बनी रहे और इनके बीच में एग्रीमेंट रहे। क्योंकि होता क्या है ऐसे केस में, जो आइडियोलॉजीज होंगी वो कहीं पे ओवरलैप करेंगी, और वो जहां पर ओवरलैप करेंगी वो एक मॉडरेट व्यू पॉइंट्स होंगे चीजों के। तो दोनों तरफ से जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के व्यू पॉइंट्स हैं वो अबैंडन कर दिए जाएंगे और दोनों पार्टीज मिलकर ऐसी चीजों पर काम करेंगी जिससे मेजॉरिटी ऑफ जनता एग्री करती हो, जिसपे शिवसेना के सपोर्टर्स और कांग्रेस सपोर्टर्स दोनों साथ में एग्री करते हो। तो पोटेंशियली ये एक अच्छी अलायंस भी हो सकते हैं। अगर सचिन पायलट ने एक नई पार्टी बनाई तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि वो अपने नए पाथ पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 1000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 494 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो क्या ये सही में इतना खतरनाक है? क्या सही में आपको डरने की जरूरत है, या सिर्फ ये मीडिया चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और एक डर का माहौल बना रहा है? 3 लाख कोरोना वायरस केसेस पर डे, अभी तक का ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल डेटा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई राज्यों में भारी डिलेज देखने को मिल रहे हैं टेस्टिंग में, और कुछ जगहों पर टेस्टिंग करने से रिफ्यूज कर दिया जा रहा है लोगों को। नतीजा ये कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है जो असलियत में कोरोना वायरस केसेस हैं वो रिपोर्टेड नंबर से 10 से लेकर 29 गुना ज्यादा है। तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 3 लाख केसेस पर डे हैं ये एक्चुअल में 30 लाख केसेस पर डे है। दूसरी तरफ सरकार के पास 6, 7, 8 महीने का चांस था। जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी कोरोना की, सरकार के पास मौका था और हॉस्पिटल बेड्स बनाए और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सप्लाई है उसको ऑलरेडी सही करे, वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट सही तरीके से जल्दी से करे। लेकिन सरकार ने ये सब नहीं किया। सरकार ने बहुत टाइम वेस्ट किया। विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है? बड़ा ऑब्वियस है, इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है उसी लेवल का। इजराइल ने गाजा में जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं उसमें बहुत से सिविलियंस और बच्चे भी मारे गए हैं, और इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उन्हें इन चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जब टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ उनके रॉकेट लॉन्चर्स को करें या उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को करें। यह कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास के बीच में है, ना कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले आप लोग मेरी ये बात सुनो। असल में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया भारत दुनिया का वो देश है जहाँ पे ना सिर्फ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बल्कि हमारे देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दंगे होना आम बात है। लेकिन यहाँ आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारे देश के अंदर कहीं भी और किसी भी बात को लेके हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो रहे हैं तो उन दंगों को बेस बना के क्या पाकिस्तानी आर्मी का हमारे ऊपर हमला करना जस्टिफाइबल होगा? कभी नहीं होने वाला, क्योंकि भैया विवाद हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के बीच में चल रहा है। सो जो भी मैटर होगा और जैसे भी सुलझना होगा आपस में मिलकर सुलझाएंगे। कोई थर्ड पार्टी हमारे इंटरनल विवाद में कैसे इंटरफेयर कर सकती है? नाउ यहाँ चलो हम लोग पाकिस्तान को भी साइड में रख देते हैं। भाई मान लो भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगे हो रहे हैं और कश्मीर के अंदर ये जो इतने सारे आतंकवादी ग्रुप काम कर रहे हैं, भाई मान लो भारत के अंदर होने वाले इन दंगों को बेस बना के अगर कश्मीर के वो आतंकवादी ग्रुप भारत के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं तो क्या आप लोगों के हिसाब से वो हमला जस्टिफाइबल होगा? कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि भैया किसी भी देश के अंदर वहाँ की पॉपुलेशन के बीच में जो कि अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करती है, किसी भी बात को लेके उस पॉपुलेशन के बीच में विवाद
हो सकता है, लेकिन उस विवाद में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे या फिर उस विवाद को बेस बना के कोई आतंकवादी ग्रुप उस देश के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दे, इस बात को दुनिया का कोई भी आर्गुमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकते। तकरीबन 6 से 7 दिन पहले जेरूसलम में मौजूद अल-अक्सा मास्क पे हुए दंगे, और ये दंगे किनके बीच में हुए? ये दंगे हुए वहां रहने वाली जूइश और अरब पॉपुलेशन के बीच में। अब ये दंगे किस बात को लेके हुए, इन दंगों में कौन सही है कौन गलत, इस बात में हम लोगों को जाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि दंगों में कोई भी सही हो कोई भी गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में उन दंगों को रोकने और उस विवाद को बातचीत की मदद से सुलझाने की जवाबदारी दोनों ही पार्टीज की बराबर बनती है, लेकिन ये लोग अपनी उस जवाबदारी को निभाते उससे पहले ही गाजा में मौजूद हमास नाम के आतंकवादी संगठन, जो किसी भी तरीके से और किसी की भी नजरों में पैलेस्टाइन के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, क्योंकि ये है पैलेस्टाइन की अथॉरिटी और यही अथॉरिटी है जो कि एक्चुअली में पैलेस्टाइन के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और पूरी दुनिया भी सिर्फ इन्हें ही रिप्रेजेंटेटिव मानती है। भाई थोड़े बहुत लफंगों को छोड़ के सारे लोग इन्हें ही रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। इनफैक्ट कल जब अमेरिका के राष्ट्रपति बोले तो जो बाइडेन ने इस पूरे विवाद को लेके बातचीत करने के लिए कॉल किया, तो उन्होंने कॉल लगाया पैलेस्टाइन की इस अथॉरिटी को, जबकि लड़ाई किसके बीच में हो रही है? इजरायली आर्मी और हमास के बीच में। मतलब साफ है कि भैया अमेरिका भी सिर्फ इन्हें ही पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेटिव मानता है। तो अब यहाँ आप लोग मुझे एक बात बताइए कि भैया जब आप ना तो पैलेस्टाइन के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही दुनिया आपको पैलेस्टाइन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखती है, और ना ही आपकी कही गई किसी भी बात से कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी एग्री करती है, तो फिर आखिर किस बेसिस पे जेरूसलम में हो रहे दंगों का नाम लेके आपने इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दी? भाई किसने कहा था आपको रॉकेट्स फायर करने के लिए, और किसने अधिकार दिया आपको वहां पे इंटरफेयर करने का? और अगर आप खुद को पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेटिव बताते हो तो भी अगर वहां रहने वाली जूइश पॉपुलेशन और अरब पॉपुलेशन के बीच में किसी भी बात को लेके कोई भी विवाद होता है, तो उस विवाद को बातचीत की मदद से सुलझाने की जवाबदारी वहां की लीगल अथॉरिटी और वहां की सिविल सोसाइटी की बनती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन दंगों को बेस बना के पहले तो इजराइल की अलग अलग सिटीज में रहने वाली इजराइल की सिविल पॉपुलेशन के ऊपर रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दिए, और फिर रमेश और पूरी दुनिया में फैले रमेश के छर्रों की मदद से मानवता की दुहाई देते हुए अपनी सड़कछाप हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। बल्कि आपने ये सड़कछाप हरकत इस वजह से की ताकि आप इस पूरे विवाद का पॉलिटिकल बेनिफिट उठा सको, क्योंकि याम किपुर वॉर के बाद से ही इजिप्ट आप लोगों को मुंह नहीं लगाता। इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग पावर में भी नहीं हैं। जॉर्डन वाले भी आपसे कन्नी काट के बैठे हैं। यूएई और इजराइल के बीच में पीस डील हो चुकी है। बहरीन वाले भी इजराइल के साथ में शांति चाहते हैं। इस वजह से आपको अपनी दुकान बंद होती हुई नजर आ रही थी। सो आपने इस डर में कि कहीं सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ में पीस डील ना कर ले, एक मामूली से प्रॉपर्टी विवाद को पहले तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील किया, और फिर रिलीजन के नाम पे इजराइल की आम जनता के ऊपर रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दी, ताकि इजराइल के अंदर इजराइल के आम लोग मरे, क्योंकि इसी से आपकी पर्सनल हेट्रेड को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर आप लोग इतने ही ईमानदार हो और इस पूरे हमले के पीछे अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ इजरायली आर्मी को कमजोर करते हुए इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करना था, तो फिर आपने इजरायली आर्मी के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम लोग खुद रमेश के डेटा को देखें तो इन चोरों द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा के हिसाब से भी पिछले 5 दिन में हमास वालों ने इजराइल के ऊपर ये जो 2500 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर किए हैं, इनमें से 1% रॉकेट भी इजराइल के अंदर इजराइल की आर्मी या फिर उनकी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करते हुए फायर नहीं किए गए, बल्कि अब तक इन लफंगों ने जितने भी रॉकेट्स फायर किए हैं, उन तमाम रॉकेट्स का निशाना इजराइल के वो शहर थे जहां इजराइल की आम जनता रहती है। क्योंकि इजराइल की आर्मी आपकी तरह सड़क छाप नहीं है जो खुद की जान बचाने के लिए अपनी मिलिट्री एसेट्स को सिविलियन इलाकों में डिप्लॉय करे। इजराइल के अंदर मिलिट्री एसेट्स अलग जगह डिप्लॉय होती है और वहां की सिविल पॉपुलेशन अलग जगह रहती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।